हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डूडी। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी से शुरुआत की थी। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बार बार हमारे सामने आते हैं, तो इससे अच्छा हम उनको पहले ही समझ लें ताकि आगे वो दिक्कत ना करें। तो इस सीक्वेंस में हमने 3 लेक्चर बना लिए थे, तो एक बार मैं क्विक रिपीट कर देती हूँ उनको, फिर हम सब शब्दावली में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था राष्ट्रीय हित क्या होता है। ऐसे उद्देश्य जिन्हें राष्ट्र प्राप्त करने की कोशिश करता है। हर राष्ट्र के अपने अलग अलग हित होते हैं। किसी को तेल चाहिए, किसी की जैसे अपने पास तेल की कमी है तो अपने को तेल चाहिएगा, तो अपना राष्ट्रीय हित है। किसी के पास तेल बहुत ज़्यादा है तो वो मार्केट में डिमांड करेगा हाई मनी की उस तेल के लिए। तो मतलब हर राष्ट्र के अपने अलग अलग हित होते हैं जिन्हें वो प्राप्त करने की कोशिश करता है, वही राष्ट्रीय हित है। सुरक्षा बहुत इजी सा है। राष्ट्रीय हित का एक कोर पक्ष है जिसके अंतर्गत अपनी भौगोलिक सुरक्षा बनाए रखना चाहता है राष्ट्र। और आजकल तो बहुत सारी सुरक्षा, जैसे खाद्य सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, बहुत सारी सुरक्षा का टर्म चल पड़ा है। अगला शक्ति। शक्ति क्या था कि एक राज्य दूसरे राज्य के व्यवहार को कैसे परिवर्तित करता है, कैसे अपने अकॉर्डिंग ढालता है, उसे ही शक्ति कहा जाता है। अब जैसे चाइना के पास आज के दिन इकोनॉमिक पावर है, खूब पैसा है, तो वो भारत की सीमा पर बार बार हिम्मत कर देता है अतिक्रमण करने की, क्योंकि वो एक सुपर पावर बन रहा है। तो वो भारत के व्यवहार को अपनी शक्ति से, अपनी इकोनॉमिक पावर से परिवर्तित करना चाहता है। ऐसे हमने देखा था कि शक्ति 2 प्रकार की होती है, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर जो हम परंपरागत शक्ति की बात करते थे, जैसे सैन्य शक्ति, किस देश के पास कितने हथियार हैं, कितने एडवांस हथियार हैं। एक होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर जो दूसरे देश की जनता के मस्तिष्क को प्रभावित करे, जनता के व्यवहार को प्रभावित करे। जैसे हम जीन्स पहनना हमने अचानक से शुरू कर दिया, हमारे इंडियन कल्चर में नहीं था, नॉनवेज खाना नहीं था, तो ये सब क्या था, हमने जैसे हम पहले संयुक्त परिवारों में रहा करते थे, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई, तो ये सब हमने कहाँ से ग्रहण किया, हमने यूएसए, ब्रिटेन, जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं उनकी कल्चर को अपनाया, हम उनसे प्रभावित हुए और उनकी कल्चर को अपनाया। तो ये भी एक पावर का काम कर रही है, वो कंट्रीज़ अपनी कल्चर दूसरे कंट्रीज़ में फैला रहे हैं, दूसरे देशों की जनता उनसे प्रभावित हो रही है। अगला फिर हमने देखा था टर्म द्विध्रुवीय शक्ति। तो इस पर मैंने कहा था कि 1945 से लेकर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, उससे लेकर 1990-91 जब तक यूएसएसआर, सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, तब तक 2 सुपर पावर थे। शक्ति के 2 केंद्र थे पूरे विश्व में, एक तो यूएसए यानी अमेरिका और एक यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, इनके पास सबसे ज़्यादा हथियार थे, या सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी, सबसे ज़्यादा मैन पावर थी, इंटेलिजेंट मैन पावर थी। तो इसलिए इनको उस टाइम के वर्ल्ड को द्विध्रुवीय शक्ति वाला वर्ल्ड बोला जाता है। और जो बाकी देश थे या तो यूएसए के खेमे में थे या यूएसएसआर के खेमे थे, कोई उनके साथ आंख मिलाने की कोशिश नहीं कर सकता था। इसमें भारत ने एक बहुत अच्छी पहल की थी, गुटनिरपेक्षता, जो आपके आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में, कि भारत ने कहा ना तो हम यूएसए के साथ हैं ना यूएसएसआर के साथ हैं, हम गुट निरपेक्ष हैं, हम दोनों गुटों में शामिल नहीं होंगे, हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमें अच्छा लगेगा उससे दोस्ती बनाकर रखेंगे, हमें किसी गुट के साथ नहीं रहना। तो एक भारत की बहुत अच्छी पहल मानी जाती है उस टाइम में। फिर द्विध्रुवीय के बाद आया यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय। जब यूएसएसआर का विघटन हो गया 1991 में, तो बचा यूएसए, तो एक ध्रुवीय वर्ल्ड हो गया था। अब हम बात करते हैं बहुध्रुवीय वर्ल्ड की। बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है अब, यानी अब शक्ति के अनेक केंद्र हो चुके हैं और शक्ति का लगभग सब में समान वितरण है। जैसे हम एशिया में देखें, एशिया जैसे इधर एशिया है, उसमें चाइना है, इंडिया है, इधर ब्राज़ील है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका है। तो ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं, धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही हैं। चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तो ये कंट्रीज़ क्या हैं, ये भी सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हैं। इनके पास भी वो पोटेंशियल है कि सुपर पावर बन सकती हैं। तो अब अमेरिका अकेला सब सुपर पावर नहीं रहा, तो इसलिए बहुध्रुवीय विश्व बोला जाता है। फिर हमने एक टर्म देखी थी यथार्थवाद। इसका मतलब जिसमें राष्ट्रीय हित को, सुरक्षा को और शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि देश ही सब कुछ करते हैं, यानी वही करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी होता है वो देशों के द्वारा ही किया जाता है।
स्वयं को पावरफुल बनाओ, अपना शक्तिशाली बनाओ, दूसरों की नैतिकता पे बिलीव ना करो। जैसे हमने चाइना के साथ पंचशील समझौता किया तो इंडिया ये बिलीव करता रहा कि चाइना इसको कंटिन्यू करेगा, लेकिन चाइना ने मौका देखते ही हम पर 1962 में हमला कर दिया। तो क्योंकि चाइना नैतिक नहीं रहा, चाइना ने अपने आप को शक्तिशाली बनाया और हम नैतिकता के मार्ग पे चलते रहे, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया। तो यथार्थवादी कहता है कि दूसरी कंट्रीज़ पे ज़्यादा विश्वास मत करो। अगला कॉन्सेप्ट हमने देखा था विदेश नीति। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या संगठन से जो संबंध बनाए जाते हैं, जैसे इंडिया ने चाइना के साथ संबंध बनाए, तो उसमें जो नीति अपनाएगा उसे क्या कहते हैं? विदेश नीति कहा जाएगा। और विदेश नीति में क्या ध्यान में रखा जाता है? राष्ट्रीय हित। भाई हमारी विदेश नीति वही होगी जो हमारा राष्ट्रीय हित होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है। अगला शब्द था अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी दो या दो से अधिक देशों या संगठनों के मध्य आपसी संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हो गए क्योंकि एक कंट्री के अंदर की बात नहीं रही है, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया जापान, इंडिया नेपाल, तो अलग अलग कंट्रीज़ के आपस के संबंध को ही कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय। ये परस्पर हितों में सहभागिता वाले भी हो सकते हैं, जैसे भारत भूटान। सहयोग के साथ कभी कभी टकराहट वाले हो सकते हैं, जैसे भारत नेपाल। या तनाव के साथ कभी कभी सहयोग, जैसे चाइना और यूएसए। या फिर टकरावपूर्ण भी हो सकते हैं, जो ज़्यादातर टाइम टकरावपूर्ण रहे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद हमने एक टर्म देखा था दक्षिण सहयोग। इसका क्या मतलब था? मैंने बताया था कि विश्व को अगर हम देखें वर्ल्ड के मैप पर, जो नॉर्थ वाली कंट्रीज़ हैं उनको डेवलप्ड माना जाता है, विकसित माना जाता है, और जो साउथ में कंट्रीज़ पड़ती हैं उनको जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ माना जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी के उपनिवेश रहे थे, बाद में वो आज़ाद हुए और धीरे धीरे वो अपना विकास कर रहे हैं। तो जब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं, वो आपस में सहयोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, या फिर अपना कोई संगठन बनाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, इप्सा। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन्होंने अपना एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है इप्सा। तो ये क्या है? सारे दक्षिण में आते हैं। जैसे ब्राज़ील है तो इधर अमेरिका है, इधर नीचे ब्राज़ील आएगा, इंडिया भी यहाँ है और साउथ अफ्रीका भी नीचे है। तो क्या है? ये सारे दक्षिण में आ रहे हैं ये कंट्रीज़। तो ये आपस में जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग करते हैं या खुद आपस में संगठन बनाते हैं, तो इसको कहा जाता है दक्षिण सहयोग। इसका जस्ट अपोजिट उत्तर दक्षिण तनाव, यानी विकसित और विकासशील देशों के मध्य जो मुद्दे हैं जिनके बीच में तनाव है, खासकर व्यापार को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, आतंकवाद को लेकर, उन पर आपस में नहीं बनती। विकसित देश कुछ और चाहते हैं, विकासशील देश अपनी बात रखना चाहते हैं, विकसित देशों की बात नहीं सुनते, तो इसे कहा जाता है उत्तर दक्षिण तनाव। फिर अगला हमने वर्ड देखा था कूटनीति। जो आपके एमए में आप जाओगे तो एक पूरी बुक है इस पर, इतना इम्पोर्टेंट ये वर्ड है, इस वर्ड में बहुत कुछ समाया हुआ है। कूटनीति का मतलब एक देश जब दूसरे देश के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जो रणनीति अपना रहा है, जो पॉलिसी अपना रहा है, उसे ही कूटनीति कहा जाता है। इसमें सामान्यतः दो देशों की सरकारी या सहकारी संस्थाओं के बीच में अपनी हितों की पूर्ति के लिए अंतःक्रिया की जाती है। फिर मैंने कहा था जनरली ये 3 प्रकार की होती है, ट्रैक 1, ट्रैक 2 एंड ट्रैक 3। तो ट्रैक 1 में क्या होता है? दोनों देशों के मध्य जो संबंध स्थापित करने के लिए उनकी सरकार आपस में सरकारी स्तर पर, जैसे हम देखते हैं मोदी जी अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, या फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट इंडिया की यात्रा पर आए हैं, या फिर जापान वाले आए हैं, तो ये क्या है? सीधे सरकार के स्तर पर वार्ता हो रही है, इसे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहा जाता है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, जब सरकार आपस में बात नहीं करे, कोई NGOs हैं, कोई बिजनेस पार्टीज़ हैं, कोई सिविल सोसाइटीज़ हैं, या फिर मीडिया पर्सन्स हैं, वो आपस में बात करें दो देशों के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए, उसे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहा जाता है। और एक होती है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, जिसमें जनता को जनता के साथ जोड़ने का प्रयास, यानी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जाती है। जैसे परिवहन कूटनीति, वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए थे, तो क्या करना चाह रहे थे? वो भारत की जनता को पाकिस्तान की जनता के साथ जोड़ना चाह रहे थे। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कई बसें चलाई गई हैं, थार एक्सप्रेस हो गई, समझौता एक्सप्रेस हो गई। भारत और बांग्लादेश के बीच में बंधन, मैत्री एक्सप्रेस ये चलाई गई हैं। तो क्या जनता को जनता से जोड़ने का प्रयास है। जैसे खेल कूटनीति देखा जाए, IPL के माध्यम से एक टीम में बहुत सारे देशों के लोग होते हैं, तो क्या है? आप देशों को दूसरे देश से जोड़ने का प्रयास चल रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे एम्स कूटनीति है, मेडिकल कूटनीति है, तो ये होती है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। फिर एक होती है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ये हमने देखा था कि संबंध जब स्थापित करने के लिए हम परंपरागत तरीके, जैसे किसी को धन उधार दे दिया या सैन्य अपने हथियार दे दिए, इससे हटकर अगर हम उस देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपनी भूमिका अदा करें, तो इसे कहा जाता है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। जैसे अफ़गानिस्तान एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। अफ़गानिस्तान में एक बार तबाही फैली थी, तो हमने वहाँ हॉस्पिटल्स
रोड्स, रेल वगैरह बनाने में अपना पैसा खर्च किया था। तो हम ये हॉस्पिटल, रोड, रेल बना के क्या कर रहे हैं, उस देश की सामाजिक आर्थिक विकास में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। पीएम गए थे वहाँ, उन्होंने सलमा बांध का उद्घाटन किया था। तो ये क्या है, एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। इससे क्या होगा कि वहाँ की जनता के मन में इंडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव इमेज डेवलप होगी कि इंडिया हमारी कितनी सहायता कर रहा है, और ये एक मानवता के नाते सहायता की जाती है। तो इसे कहा जाता है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। फिर हमने बात की थी एक्टर, यानी कर्ता क्या होता है। तो कर्ता मतलब कोई भी हो सकता है, देश हो गया, या फिर कोई पर्सन हो गया, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, संगठन हो गया, या कोई इंस्टीट्यूशन, संस्था हो गई। वो कोई भी अगर रोल अदा कर रहा है तो उसे हम उस टाइम क्या कहेंगे, एक्टर कहेंगे। ये वर्ड भी कई बार राजनीति में आपके सामने आ जाएगा, एक्टर या फिर कर्ता। जैसे देश अपनी कर्ता की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कर्ता का सिंपल सा मतलब ये है। कई बार हम देखते हैं संधि का आ जाता है, अलाइंस भी आ जाता है लिखा हुआ। आजकल हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स भी बहुत बार हिंदी में लिखकर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश वर्ड्स की जानकारी भी होनी चाहिए। संधि का मतलब क्या है, एक देश दूसरे देश के साथ कोई म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई समझौता करता है दोनों के बेनिफिट के लिए, जिसमें दोनों का बेनिफिट हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, तो उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने अभी तक कवर किए थे। आज हम आगे देखेंगे। एक वर्ड आता है जियो पॉलिटिक्स, बहुत फेमस वर्ड है, बहुत चलता भी है, यानी भू राजनीति। तो इसका मतलब क्या है, देखो ऐसी राजनीति जो भू से प्रभावित हो। भू का मतलब क्या है, यहाँ जैसे हम भूगोल की बात करते हैं तो उसमें क्या बात करते हैं हम, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। जैसे इंडिया का अगर हम मैप देखें तो नेपाल और बांग्लादेश ऐसी जगह हैं कि हम उनसे अलग चाहकर भी नहीं रह सकते। हमारी ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि नेपाल और जो बांग्लादेश हैं वो इंडिया के पड़ोसी रहेंगे, तो हम चाहकर भी ऐसा नहीं है कि हम उनसे दुश्मनी रखेंगे तो खुश रहेंगे, या फिर वो हमसे लगातार दुश्मनी रखेंगे तो खुश रहेंगे। तो जब हमारे संबंध हमारी जियो पॉलिटिक्स से डिसाइड हों, हमारी जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उससे डिसाइड हों जब हमारे संबंध, तो उसको कहा जाता है भू राजनीति। जैसे एग्जाम्पल्स हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत। इसकी इम्पोर्टेंस वर्ल्ड वार से लेकर अब तक चली आ रही है। जैसे सऊदी अरेबिया की लोकेशन ऐसी है, या फिर ईरान की, कुवैत की, वो सारे एक दूसरे के आसपास हैं, तो देखा होगा उनकी एक भू राजनीति अलग ही चलती है, उसको मिडिल एशिया बोला जाता है। या फिर अपने एशिया में चाइना, इंडिया, रशिया, जो यूरोप में आ जाता है, तो इनकी राजनीति अलग ही चलती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, दो देशों के संबंध को डिसाइड करती हैं, तो जनरली उनके जहाँ उनकी लोकेशन है उससे भी प्रभावित होते हैं। जैसे किसी कंट्री की लोकेशन ऐसी है कि वहाँ बहुत सारा तेल है, तो उस कंट्री के संबंध दूसरे देशों के साथ उसी अकॉर्डिंग बनेंगे। दूसरे देश उससे तेल मंगवाएंगे, उसको पैसे देंगे, उससे उसको उस कंट्री को बेनिफिट भी होगा। और कोई देश है जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, तो हम चाह के भी पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देखा होगा हमारी भू राजनीति के कारण जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में ले रखा है। तो ये क्या है, ज्योग्राफिकल, अगर मान लो पाकिस्तान दूर होता तो जम्मू एंड कश्मीर पे हो सकता है अपना कब्ज़ा नहीं कर पाता, लेकिन वो पास है, हमेशा कुछ ना कुछ सीज़ फायर का वोलेशन होता रहता है, बंदूकें चलती रहती हैं, तो हमारे ज़्यादा संबंध तनावपूर्ण रहते हैं। हो सकता है पाकिस्तान मान लो अमेरिका की जगह होता, इतना दूर होता, तो इतना हमारे बीच में तनाव नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी भौगोलिक स्थिति है उससे हमारे संबंध डिसाइड होते हैं, तो इसी को कहा जाता है भू राजनीति। फिर एक शब्द आता है निवारक, या जिसको बहुत फेमस है इंग्लिश में भी, ये बहुत यूज़ होता है इंग्लिश में, डेटेरेंस। इसका क्या मतलब है, अगर इंडिया, मान लो इंडिया के पास परमाणु हथियार नहीं थे, तो कंट्रीज़ उसको ये जैसे जो अमेरिका है, यूएसए है, चाइना, इनके पास परमाणु हथियार आ गए। आपको पता है आज की दुनिया में परमाणु हथियार सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग है, सबसे ज़्यादा वो हानि कर सकते हैं, पूरा देश का देश ख़त्म हो जाता है। हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम गिराए गए थे, इन पे पूरे देश आज तक भी प्रभावित हैं। तो जब तक मान लो ये जो चाइना और मैंने एग्जांपल दिया अभी यूएसएसआर, इनके पास मान लो परमाणु हथियार आ गए हैं, तो क्या दूसरे देश इनसे डरेंगे? बिल्कुल डरेंगे कि भाई जैसे इंडिया के पास नहीं है तो इंडिया भी चाइना से लड़ने से पहले एक बार सोचेगा कि भाई मेरे पास परमाणु हथियार नहीं है, चाइना के पास है, तो मुझे उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। कॉमन लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। अब मान लो इंडिया ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया, एक बार वाजपेयी के टाइम किया था, एक बार इंदिरा गांधी के टाइम किया था, तो हमने 2 बार परमाणु परीक्षण किया। तो क्या हमने परमाणु परीक्षण क्या दिखाना चाहा था? हमने दूसरी कंट्रीज़ को ये दिखाना चाहा था कि भाई आज हम भी कैपेबल हैं, हमारे पास भी परमाणु हथियार है, तो अगर आप हम पर हमला करोगे तो आप ये मत सोचना कि हम आपके भी परमाणु हथियार यूज़ नहीं कर सकते।
तो एक तरह से वो परीक्षण करके हमने दुनिया को ये दिखाया कि भाई इंडिया भी कैपेबल है, इंडिया के पास भी परमाणु हथियार हैं। वो बात अलग है कि हमारी पॉलिसी अलग है, हम फर्स्ट यूज़, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे उन हथियारों को, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम बदले में ज़रूर यूज़ करेंगे। तो अब जैसे कई बार इंडिया और जापान मिलकर जो इंडियन सी है, उधर साउथ चाइना सी है, उसमें अपने बेड़े खड़े रखते हैं, वहाँ ये प्रशिक्षण करते हैं। तो क्यों करते हैं? ज़रूरी तो है नहीं, क्योंकि वहाँ कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है उस टाइम, लेकिन वो प्रशिक्षण करते हैं, अपने वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। तो वो दूसरी कंट्रीज़ को दिखा रहे होते हैं कि हम साथ हैं, इस साउथ चाइना सी है, इंडियन सी है, उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास भी इतनी कैपेसिटी है। तो दूसरा देश हमला करने से पहले 2-4 बार सोचे कि हाँ, इंडिया भी कैपेबल है, इंडिया के पास भी ऐसे फ्रेंड्स हैं या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो बस इसी को बोलते हैं निवारक, मतलब दूसरी कंट्रीज़ को ये दिखाना कि आज ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अनवांटेड एक्शन ले लोगे, कोई भी मनचाहा एक्शन ले लोगे और हम कुछ ना करें। तो उनको जैसे अपन परमाणु परीक्षण किया या फिर सैन्य अभ्यास करते हैं, या हथियारों का अभ्यास करते हैं, तोप वगैरह का अभ्यास, तो ये क्या है, हम दूसरे कंट्रीज़ को दिखा रहे हैं कि भाई बच के रहना, इंडिया भी कम नहीं है। तो इसी को बोलते हैं निवारक। दूसरे देश के जो अनवांटेड एक्शन है उनको डिस्करेज करना कि भाई नहीं, या फिर रेस्ट्रेन करना, उनको रोकना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इसी को निवारक बोला जाता है। इसी में एक टर्म आता है न्यूक्लियर डेटरेंस, यानी परमाणु निवारक। इसमें क्या है, परमाणु हथियारों का यूज़ ना हो पाए। अब जैसे हम इंडिया और चाइना आपस में वॉर करें तो चाइना के पास भी परमाणु हथियार हैं, इंडिया के पास भी हैं, तो ना तो चाइना यूज़ करेगा उसको, क्योंकि पता है अगर चाइना ने यूज़ किया तो इंडिया भी करेगा, तो ना ही इंडिया यूज़ करेगा। तो जब परमाणु हथियार जबकि हर कंट्री के पास हो गए हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं कर सकते उनको, क्यों? क्योंकि ये एक न्यूक्लियर डेटरेंस है। बाकी टर्म्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।